हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी। जी हाँ, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए डीएलएड का पाठ्यक्रम लाए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष का विषय, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। जी हाँ, द्वितीय वर्ष का विषय पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का इकाई 1 हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र क्रमांक 17वां होता है और पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कुल 5 इकाइयां हैं, तो उसी की बात हम करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, जिसमें ये इकाई जो है इसके ऊपर कुल 10 अंक आवंटित है। तो इस इकाई में, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इस इकाई का नाम, साथ ही साथ इकाई पे अंक जो विभाजित है उसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस पूरे इकाई में कितने अंकों के प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड तक बने रहना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए वेरियस कोर्स ऑफर करते हैं। जी हाँ, वेरियस कोर्स जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, सिर्फ बीए, सिर्फ डीएड, सिर्फ बीएड, इस प्रकार के कोर्सेज ऑफर करते हैं। साथ ही साथ रीड की तैयारी, एमपीटीटी की तैयारी, इन सब चीजों की तैयारी यहाँ करवाई जाती है। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, मिस नहीं करना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपकी डाउट है, क्वेरी है प्रवेश से संबंधित, तो आप जानकारी ले सकते हैं। पूरे जो भारतवर्ष के छात्र हैं उनको एडमिशन दिया जाता है। आप एडमिशन ले सकते हैं, साथ ही साथ प्रवेश पाकर मनचाही डिग्री वेरियस कोर्सेज में अध्ययन कर अच्छी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। हम न सिर्फ एडमिशन प्रवेश दिलाते हैं, बल्कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस आपके लिए प्रवेश के साथ साथ स्टडी मटेरियल, इस तरह के वीडियो लेक्चर्स लाते हैं, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई करके क्या करें, सफलता पा सकें। जी हाँ, आपकी डिग्री प्राप्त करने की जो इच्छा वो पूरी हो सके। साथ ही साथ आप जो भी चीजें चाहते हैं, जैसे कि किसी सरकारी अधिकारी, किसी सरकारी पद पर परीक्षा देना चाहते हैं, वहां भर्ती चाहते हैं, तो ये डिग्री, ये डिप्लोमा आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, जुड़े श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। और अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इच्छित कोर्स में प्रवेश पा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और बात करते हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के चैनल की। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रखिएगा, ताकि अब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और बात करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। तो आज जो हमारा विषय है वो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के इस विषय के इकाई 1, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं। यानी अध्ययन करते वक्त क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, पर्यावरण अध्ययन की जो अवधारणाएं हैं उनकी बात करनी है। तो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं में इकाई 1, जिसपे अंक आवंटित है कुल 10। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, इस इकाई पर कुल 10 अंक आवंटित है। पूरे 10 नंबर मिलेंगे इस इकाई 1 से। साथ ही साथ इसमें 1 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, एक रिक्त स्थान आता है और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। जी हाँ, इतना सब कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन इस चैनल पे सब मिलेगा। तो 1 मार्क्स के 2 प्रश्न, 3 मार्क्स का 1 प्रश्न और 5 मार्क्स का 1 प्रश्न। 5 3 8, 8 और 2 10। तो इस प्रकार से कुल 10 अंक आवंटित हो जाते हैं इस इकाई के। तो ये हो गई इसके अंक विभाजन की बात। हो गई इकाई 1 के पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा इस इकाई के नाम की। साथ ही साथ बढ़ते हैं अब इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर जो यहाँ पर है वस्तुनिष्ठ, उनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है। तो पहला है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। भाई, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मैं बता दूं, सिर्फ एक उद्देश्य नहीं होता, 3 उद्देश्य होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं इन उद्देश्यों की बात करते हो। भाई, पर्यावरण की शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है पर्यावरण के प्रति जागरूकता और ज्ञान। जी हाँ, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और ज्ञान। तो पर्यावरण शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति शिक्षा, जागरूकता और ज्ञान। ये हमारा पहला उद्देश्य है। याद रखिएगा, जब भी आपको पूछे कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्यों पर्यावरण शिक्षा दी जाती है, क्यों पर्यावरण पढ़ाना जरूरी है, तो जी हाँ, पर्यावरण पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पर्यावरण के प्रति हमारे मन में, छात्रों के मन में जागरूकता है और ज्ञान रहे कि हाँ, पर्यावरण को नुकसान कैसे होता है, हानि कैसे पहुंचती है, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, उसे कैसे सेव करना है, बचाना है। प्रश्न क्रमांक 2, शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख प्रक्रिया क्या है। जी हाँ, जो शिक्षा व्यवस्था होती है पर्यावरण के लिए, तो शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख प्रक्रिया कैसे की जाएगी शिक्षा व्यवस्था। तो पहला है भाई उद्देश्य निर्धारण, कि हमें शिक्षा देनी क्यों है, पहले वो जानो। दूसरा, शिक्षण प्रविधियां, हम किस माध्यम से शिक्षा देंगे। तीसरा, और पाठ्यक्रम, यानी क्या पढ़ाएंगे। याद रखिएगा, ये 3 चीजें याद रखिए। शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख प्रक्रिया है उद्देश्य निर्धारण, शिक्षण की गतिविधियां, प्रविधियां और पाठ्यक्रम। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको प्रश्न कैसा पूछ दे कि
शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख प्रक्रिया है अ उद्देश्य निर्धारण, ब शिक्षण प्रविधियां, स पाठ्यक्रम, द उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब होना चाहिए उपरोक्त सभी। जी हाँ, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक, ब्लूम ने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को बांटा है। बढ़ते हैं अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर कि ब्लूम जो है उन्होंने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है भाई? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। ब्लूम ने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को बांटा है कुल 3 भागों में। अगले प्रश्न की ओर, प्रकृति का अनुसरण करो यह किसने कहा था? जी हाँ, किस व्यक्ति का यह कथन है कि प्रकृति का अनुसरण करो? ऐसा भी आ सकता है ब्लैंक्स, फिर प्रकृति का अनुसरण करो ये कहा था। किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था भाई। रूसो ने कहा था प्रकृति का अनुसरण करो। जी हाँ, प्रकृति का अनुसरण करो किसने कहा था? रूसो ने कहा था। प्रकृति का अनुसरण करो कहा था रूसो ने। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि पर्यावरणीय खेल से बालक रहता है, कैसा रहता है? सक्रिय रहता है। जी हाँ, पर्यावरणीय खेल से बालक रहता है सक्रिय। पर्यावरणीय खेल से बालक रहता है सक्रिय। अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा से ही किसकी जागृति होती है भाई? स्वचेतना की जागृति होती है। प्राथमिक शिक्षा से ही स्वचेतना की जागृति होती है, ध्यान रखना है। प्राथमिक शिक्षा से ही स्वचेतना, स्वचेतना मतलब स्वयं का चेतना, यानी स्वयं जागना, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है वो उसकी बात हो रही है। तो प्राथमिक शिक्षा से ही स्वचेतना की जागृति होती है। अगर हमें प्राथमिक शिक्षा ना ले, 8वीं की पढ़ाई ना करें, 8वीं तक की पढ़ाई ना करें, पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक शिक्षा ना ग्रहण करें, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या चाहते हैं, हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हम कौन है, ये बातें हम जान नहीं पाएंगे। तो प्राथमिक शिक्षा से ही स्वचेतना की जागृति होती है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा पर्यावरण अच्छा जीवन देता है। अच्छा पर्यावरण से ही अच्छा जीवन मिल सकता है। अगर पर्यावरण खराब हो, धूल मिट्टी हो, प्रदूषण हो, सूखा पड़े, बाढ़ आए, तो इनसे हमारा अच्छा जीवन नहीं बन सकता। जी हाँ, तो अच्छा पर्यावरण ही अच्छा जीवन देता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भाई पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है निकटवर्ती से, निकटवर्ती पास का, है ना, जो हमारे आसपास होता है उसे ही कहते हैं पर्यावरण। जी हाँ, परि मतलब होता है धरती, आवरण मतलब घेरे हुए, तो धरती को चारों ओर से जो घेरे हुए वही पर्यावरण है। जी हाँ, तो निकटवर्ती, तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है निकटवर्ती। जी हाँ, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पर्यावरण शिक्षा स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार है। भाई स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा, ये भी ध्यान रखेंगे। पर्यावरण शिक्षा ही स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार है, हम ध्यान रख सकते हैं। अगला, परिस्थितिक तत्वों को प्रायः, जी परिस्थितिक तत्व जो होते हैं, परिस्थितिक तत्वों के प्रायः कितने घटक होते हैं? तो कुल 4 घटक होते हैं। परिस्थितिक तत्वों के प्रायः 4 घटक होते हैं। जी हाँ, 4 घटक होते हैं परिस्थितिक तत्वों की, ध्यान रखिएगा। फिर से बोल रहा हूं, परिस्थितिक तत्वों के प्रायः कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 इसका पूरा नाम क्या है तथा इसके अंगों के नाम लिखिए। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहां तक हो गए 10। 11 प्रश्न जो दीर्घ उत्तरी की तरह है और लघु उत्तरी की तरह भी है, और एक वाक्य में भी आ सकता है। ठीक है, खाली स्थान में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है। तो इससे लघु अति लघु उत्तरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये भी आ सकते हैं, दीर्घ उत्तरी भी आ सकते हैं, हम बात करेंगे उसकी। लेकिन उससे पहले अभी हम इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। तो पहला, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति जागरूकता और ज्ञान। जी हाँ, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति जागरूकता और ज्ञान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख प्रक्रिया क्या है? तो शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख प्रक्रिया है उद्देश्य निर्धारण। जी हाँ, शिक्षण प्रविधियां और पाठ्यक्रम। जी हाँ, उद्देश्य निर्धारण, शिक्षण प्रविधियां और पाठ्यक्रम, यही शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख क्या है? प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, ब्लूम ने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को बांटा है कितने भागों में? भाई 3 भागों में। ब्लूम ने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को बांटा है कुल 3 भागों में। कुल 3 भागों में ब्लूम ने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को बांटा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रकृति का अनुसरण करो यह किसने कहा था? भाई प्रकृति का अनुसरण करो यह कहा था रूसो ने। किसने कहा था? रूसो ने। प्रकृति का अनुसरण करो कहा था रूसो ने। जी याद रखिएगा, प्रकृति का अनुसरण करो रूसो ने कहा था। पर्यावरणीय खेल से बालक रहता है, कैसा रहता है? सक्रिय रहता है। जी हाँ, पर्यावरणीय खेल से बालक रहता है सक्रिय। जी हाँ, पर्यावरण खेल अगर रखेगा बालक, बालक पर्यावरण खेल खेलेगा, पर्यावरण से जुड़े हुए खेल खेलेगा, तो वह सक्रिय रहेगा, है ना, एक चेतनहीन नहीं रहेगा। अगर देखिए, प्राथमिक शिक्षा से ही स्वचेतना की जागृति होती है। प्राथमिक शिक्षा से क्या होता है? स्वचेतना की जागृति होती है। अगला प्रश्न, अच्छा पर्यावरण अच्छा जीवन देता है। अच्छा जीवन कैसे
प्राप्त होगा भाई अच्छे पर्यावरण से। एक खराब पर्यावरण में जहां प्रदूषण, धूल, मिट्टी, हवा, पानी, बाढ़, भूकंप आ गए तो उस पर्यावरण में भाई हम अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं। तो अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे पर्यावरण की होना बहुत आवश्यक है, अच्छे पर्यावरण का होना बहुत आवश्यक है। तो अच्छा पर्यावरण ही अच्छा जीवन देता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती से है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती से है। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार है। भाई स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार क्या है? पर्यावरण शिक्षा। स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार पर्यावरण शिक्षा का स्वस्थ जीवन ही प्रमुख आधार है। ठीक, पर्यावरण शिक्षा ही स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार है। अगला, परिस्थितिक तत्वों के प्राय 4 घटक होते हैं। भाई परिस्थितिक तत्वों के कुल कितने घटक होते हैं? तो प्राय 4 घटक होते हैं। परिस्थितिक तत्वों के प्राय 4 घटक होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनसीएफ 2005, अब यहां से दीर्घ उत्तरी भी बन सकता है, लघु उत्तरी या लघु उत्तर भी बन सकता है, शायद से यहां से वस्तुनिष्ठ भी आ जाए, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान दीजिए। एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है तथा इसको अंगों के नाम लिखिए। तो एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जी हाँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जी हाँ, नेशनल करिकुलम और फ्रेमवर्क इसका पूरा नाम है एनसीएफ का। जी हाँ, एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। ये 2005 में आया था। अब इसके अंगों के जो नाम है देख लीजिए। इसके अंगों के नाम निम्नलिखित दिए गए हैं। पहला कि परिप्रेक्ष्य, सीखने का ज्ञान, पठचर्या के क्षेत्र, कक्षा वातावरण और व्यवस्थागत सुधार। जी हाँ, व्यवस्थागत सुधार। आप उसको लिखेंगे कैसे? पहले लिखिएगा एनसीएफ का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ऐसा आप लिख देंगे। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि एनसीएम के प्रमुख अंगों के नाम निम्नलिखित दिए गए हैं। जी हाँ, एनसीएम के प्रमुख अंगों के नाम निम्नलिखित दिए गए हैं। डैश दे देंगे। उसमें नंबर 1 परिप्रेक्ष्य, फिर उसमें लिखेंगे परिप्रेक्ष्य यानी इस परिप्रेक्ष्य में ऐसे ऐसे होता है। दूसरा सीखने का ज्ञान, इससे इस योजना से इस तरह से सीखने का ज्ञान दिया जाएगा, ऐसे ऐसे बताया जाएगा। ऐसे 2-4 लाइन थोड़ी लिखिए। फिर पठचर्या के क्षेत्र, कक्षा वातावरण, पांचवा व्यवस्थागत सुधार, यानी इस प्रकार से कुछ ऐसे 4-5 चीजें आएंगी जिनको आपको लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा टोटल एनसीएफ के बारे में। तो यहां मैंने आपको कुल 11 प्रश्न उत्तर बताए हैं। ये पूरे 10 में से ही वस्तुनिष्ठ 2 आएंगे, इसकी गारंटी। इतने में से वस्तुनिष्ठ आएगा 2 की। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करते हुए आप वस्तुनिष्ठ, लघु, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी लिख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से कंठस्थ कर लीजिए। पॉज करके आप चाहे तो लिख ले सकते हैं अपनी कॉपी में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको परीक्षा में आएंगे डीएलएड की परीक्षा के दृष्टि से। तो स्टूडेंट्स ये हो गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ेंगे हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो कि आपको 5 नंबर या फिर 3 नंबर के लिए पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। सो स्टूडेंट चलिए अब हम बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अभी तक तो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात की, साथ ही साथ एक लघु उत्तर प्रश्न उत्तर देखा जो दीर्घ और लघु और साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता था। स्टूडेंट्स ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो डीएलएड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी पूर्ण संभावना है कि ये प्रश्न उत्तर 3 नंबर के लिए या फिर 5 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट तो चलिए आगे शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए इसी प्रकार के बहुत सारे कोर्सेस लाते रहेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल पर बने रहना है। साथ ही साथ आप विभिन्न कोर्सेस में एडमिशन भी कर सकते हैं। जी हाँ, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपको विविध प्रकार के कोर्सेस जैसे कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, डीएड, बीएड, बीफार्मा, डीफार्मा, रीड, एमपीटीटी विभिन्न प्रकार के कोर्सेस ऑफर करते हैं। जी हाँ, इन सभी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, इन परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट और क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको एडमिशन, प्रवेश से संबंधित, कोर्सेज से संबंधित, फीस से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ, भारत भर के किसी भी छात्र, भारतवर्ष के पूरे देश भर से किसी भी छात्रों का एडमिशन कराया जा सकता है। रेगुलर मोड पे, प्राइवेट मोड पे, डिस्टेंस मोड पे, जैसे आप कराना चाहते हैं सब कुछ अवेलेबल है। पूरे भारत की विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है। सैकड़ों छात्रों ने यहाँ से पढ़ाई कर कर बहुत अच्छे पदों पर नियुक्ति प्राप्त की है, सरकारी अधिकारी बनने का अपना सपना भी पूरा किया है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहला है पर्यावरण का अर्थ तथा प्रकार बतलाइए। जी हाँ, पर्यावरण का अर्थ मतलब पर्यावरण की पहले डेफिनेशन लिखिए, उसका मतलब लिखिए, उसके पश्चात लिखिए कि उसके प्रकार कितने होते हैं। जी हाँ, तो हम शुरू करेंगे। पर्यावरण का अर्थ तथा प्रकार बतलाइए। पर्यावरण का अर्थ आप लिखेंगे कैसे परीक्षा में? आपने क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है तो क्वेश्चन नंबर डाल दिया, क्वेश्चन क्रमांक 12 डैश डैश, फिर उत्तर उसमें लिखेंगे पर्यावरण का अर्थ ऐसा लिख दीजिए, फिर डैश देकर लिखिए कि प्राकृतिक तत्वों तथा जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों को ही पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक तत्व जैसे कि अग्नि,
जल, हवा, वायु, ये जो होते हैं, मिट्टी, ये सब जो है इनका संबंध प्राकृतिक जीवों से, मनुष्यों से, जानवरों से, पेड़ पौधों से, इनसे जो संबंध है इनके बीच का, इसी को ही पर्यावरण कहते हैं। जी हाँ, प्राकृतिक तत्वों तथा जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों को ही पर्यावरण कहते हैं। ये होगा पहला। अब लिखेंगे पर्यावरण के प्रकार निम्नलिखित दिए गए हैं। भाई पर्यावरण का अर्थ होने के बाद पर्यावरण का प्रकार, तो पहले अर्थ का ऐसा हेडिंग लगाइएगा, फिर प्रकार का हेडिंग जरूर लगाइएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे भौतिक पर्यावरण नंबर 2, जैविक पर्यावरण नंबर 3, मनोसामाजिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण का मतलब है फिजिकल, जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। फिर होता है जैविक, यानी कि जिसके अंदर जान है, जो जीव है, वो पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। उसके पश्चात है मनोसामाजिक, मनस्थिति जो होती है हमारे अंदर, जो मनोसामाजिक हमारा समाज है, ठीक है, वो सब। तो ये भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और मनोसामाजिक पर्यावरण, जी हाँ, ये ध्यान रखना। तो प्राकृतिक तत्व तथा जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के जो प्रकार है वो निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1 भौतिक पर्यावरण, नंबर 2 जैविक पर्यावरण, नंबर 3 मनोसामाजिक पर्यावरण। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 12वां। ठीक, अब इसका उत्तर कैसे लिखना आप समझ में आ गया। आप ये भौतिक पर्यावरण लिखेंगे, डैश देके 2-3 लाइन की थ्योरी लिखेगा उसमें। फिर जैविक पर्यावरण लिखेंगे, डैश देके उसमें भी 3-4 लाइन की थ्योरी लिखेगा। फिर मनोसामाजिक पर्यावरण लिखेंगे, उसमें भी डैश देके थ्योरी लिख लीजिएगा। ठीक, ये हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं लिखिए। जी हाँ, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, जो विश्वास है पर्यावरण शिक्षा के बारे में, अवधारणाएं क्यों भाई पर्यावरण शिक्षा देना है, कैसे दी जाती है, क्या उसके उद्देश्य है, विधियां क्या है, उसकी बात करेंगे। तो पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं निम्नलिखित दी गई है। पहले आप कैसा लिखेंगे, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं निम्नलिखित दी गई है, डैश दे दीजिए। फिर नंबर 1 संपूर्ण विचार। जी हाँ, पर्यावरण शिक्षा में संपूर्ण विचार चलता है। इसमें भौतिक, रासायनिक सभी चीज का विचार, साथ ही साथ जल से लेके अग्नि से लेके वायु तक हर एक चीज का इसमें विचार चलता रहता है। इसमें सबके बारे में पूरा सोचते हैं। नंबर 2 निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जी हाँ, पर्यावरण शिक्षा एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी भी बंद नहीं होती। आज हमने पर्यावरण बचा लिया, कल को नहीं बचाना है, ऐसा नहीं होगा। हमें कल को भी पर्यावरण बचाना है, आगे चल के परसों भी पर्यावरण बचाते रहना है। जब तक हम हैं तब तक पर्यावरण बचाना है, क्योंकि पर्यावरण ही हमारे होने का सबूत है, हमारे होने में सहायक है। ठीक, पर्यावरण बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे। तीसरा औपचारिक तथा अनौपचारिक। भाई पर्यावरण बचाने की शिक्षा औपचारिक रूप से दी जाती है, क्लासेस में पाठ्यक्रम में शामिल करके पढ़ाया जाता है, सिलेबस में पढ़ाया जाता है। और अनौपचारिक रूप से जागरूकता फैलाई जाती है, सबको आप देखेंगे मैसेज दिया जाता है, पेड़ बचाएं, वृक्ष लगाएं, धरती को हरा भरा बनाएं, ऐसा स्लोगन लिखे रहते हैं। तो ये कोई सिलेबस में थोड़ी पढ़ा रहे हैं, मजबूर थोड़ी कर रहे हैं पढ़ो ही, पर ये अनौपचारिक रूप से बता रहे हैं। ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। अगला देखिए, अनुशासित आयाम। पर्यावरण शिक्षा एक अनुशासित आयाम है, यानी कि यहाँ पर अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक है। बिना अनुशासन के पर्यावरण शिक्षा हासिल नहीं की जा सकती, ना ही दी जा सकती है। इसमें अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। कुछ नियम कानून में बंध कर, कुछ नियम कानून को पालन करते हुए ही पर्यावरण की शिक्षा दी जा सकती है। ये होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सक्रिय भागीदारी। हमें क्या करना होगा, पर्यावरण में सक्रिय भागीदारी लेनी होगी। अर्थात हम जो पर्यावरण की बात करते हैं, उस पर्यावरण में हमारी भागीदारी सक्रिय होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्यावरण को बचाने की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में अगर शामिल हुए, लेकिन उसके बाद सुन लिया प्रवचन, जो भी ज्ञान दिया गया, और फिर उसको कभी फॉलो नहीं किया, और प्लास्टिक बेधड़क यूज किए जा रहे हैं। नहीं, तो ये पर्यावरण में भागीदारी नहीं हुई, ये निष्क्रिय भागीदारी हुई। पर्यावरण में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। पर्यावरण में भागीदारी कैसे निश्चित होगी, जैसे कि आप देखेंगे कि कचरा गाड़ी आती है कचरा उठाने के लिए, लेकिन हम कचरा कम नहीं करते, हम और पॉलिथीन निकालते हैं और प्लास्टिक यूज करते हैं। सरकार ने अगर प्लास्टिक पे बैन लगाया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्लास्टिक यूज ना करें, और कोई यूज कर रहा है तो सरकार को सूचित करें, उसको रोके यूज करने से, है ना, उसको समझाइश दें। नहीं समझे तो फिर सरकार को आगाह करे, भाई सूचना दें कि ये व्यक्ति जो है नियमों का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है। ठीक, तो ये बातें होनी चाहिए। तो हमें पर्यावरण के बचाने में सक्रिय भागीदारी करनी होगी, हमें भाग लेना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। तो पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित है: संपूर्ण विचार, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, औपचारिक तथा अनौपचारिक, अनुशासित आयाम, और है सक्रिय भागीदारी। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण जन चेतना की विधियां लिखिए। भाई पर्यावरण जन चेतना की विधियां लिखना है। पर्यावरण की जन चेतना की विधियां, भाई पर्यावरण लोगों तक पहुंचाना है। पर्यावरण की जन चेतना यानी अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी है। बड़े बुजुर्गों को, बूढ़ों को, बाकी सभी लोगों को पर्यावरण के बारे में अगर बताना कि हाँ पर्यावरण क्यों जरूरी है बचाना, इसकी जन चेतना फैलानी है, लोगों में जागरूकता फैलानी है, तो ये कैसे होगा, ये हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे भाई नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कर सकते हैं। पर्यावरण जन चेतना की विधियां निम्नलिखित दी गई हैं, या इन निम्नलिखित माध्यमों से पर्यावरण जन चेतना जागृत की जा सकती है, ऐसा डैश दे देना है। नंबर 1 नुक्कड़ नाटक। जी हाँ, नुक्कड़ नाटक।
नुक्कड़ नाटक अर्थात आप देखेंगे छोटा सा ड्रामा किया जाता है, कुछ छात्र होते हैं जो पेड़ को काटने का नुकसान, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाना। तो लोग जमा होकर नाटक देखते हैं, कुछ अलग हो तो लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम पर्यावरण में जन चेतना कर सकते हैं। नंबर 2, स्काउट गाइड। जी हाँ, स्काउट गाइड। स्काउट गाइड का मतलब क्या, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो स्काउट गाइड के छात्र होते हैं, आपने देखा होगा स्काउट एनसीसी स्काउट गाइड के छात्र होते हैं, उन छात्रों के द्वारा हम रैली आयोजित करवा सकते हैं, जागरूकता फैलवा सकते हैं, उनके द्वारा नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, संगीत ये सब करवा सकते हैं। साथ ही साथ हम पौधारोपण का कार्यक्रम, जागरूकता का कार्यक्रम, रैली निकलवा सकते हैं, ये सब हम करवा सकते हैं इनके माध्यम से। उसके पश्चात गोष्ठियों द्वारा, जी हाँ, गोष्ठियों का आयोजन करवाया जा सकता है। गोष्ठी यानी कि मीटिंग कह सकते हैं आप, एक सम्मंचन कह सकते हैं, जिसका आयोजन किया जाता है। इसमें बड़े बुजुर्गों सभी को बुलाया जाता है, चर्चा होती है, सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, बातचीत होती है, पर्यावरण में क्या नुकसान हो रहा है उसकी बात होती है, पर्यावरण को उस नुकसान से कैसे बचा सकता है इसकी भी बात होती है। तो ये सर्व कार्य हम कर सकते हैं गोष्ठियों द्वारा। उसके पश्चात देखिए पाठ्यक्रम। जी हाँ, हमारे औपचारिक पाठ्यक्रम में बच्चों के, छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में, स्कूलों में क्या करना चाहिए, पर्यावरण को बचाने का जो पाठ है शामिल होना चाहिए। जी हाँ, पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। अगला संचार सुविधा। जो संचार सुविधाएं हैं, कम्युनिकेशन के मेथड्स है, उनके इस्तेमाल से, उनके मदद से क्या करना चाहिए, एक मूवी बना दी, छोटी सी पिक्चर बना दिया पर्यावरण को बचाने का, या फिर मैसेज दे दिया, स्लोगन दे दिया, एडवर्टाइजमेंट बना दिया, पोस्टर बैनर लगा के, स्लोगन लिख के, है ना, अनाउंसमेंट करवा के लाउड स्पीकर पर, कॉलर ट्यून के माध्यम से, ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को बचाने का संदेश दे सकते हैं। उसके पश्चात है सरकारी निजी संस्थान। जी हाँ, सरकारी और निजी संस्थान, ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है, और ये दोनों कार्यक्रम के माध्यम से, दोनों कभी पौधारोपण का कार्यक्रम, पर्यावरण जागरूकता का कार्यक्रम, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कार्यक्रम, ऐसा कुछ भी आयोजित करवा सकते हैं। और स्कूलों में होता भी आपने देखा होगा, है ना, सरकारी हो चाहे निजी विद्यालय, वहां पर पर्यावरण को बचाने से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करवाए ही जाते हैं। ठीक, अगला देखिए, अब ये हो गया कि ये जो पर्यावरण जनचेतना की विधियां, पर्यावरण जनचेतना की विधियां निम्नलिखित है, नुक्कड़ नाटक, स्काउट गाइड, गोष्ठी द्वारा, पाठ्यक्रम द्वारा, संचार सुविधा द्वारा और सरकारी निजी संस्थानों द्वारा। ये 6 हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में स्पष्ट कीजिए। भाई पर्यावरण जो है वो प्राकृतिक विज्ञान के रूप में इसको स्पष्ट करना है। तो प्राकृतिक विज्ञान का मतलब क्या, पर्यावरण जो है वो संबंधित है, पर्यावरण संबंधित है साइंस से, विज्ञान से। कैसे, तो पर्यावरण में देखोगे आप भाई कैसे, तो पर्यावरण में आपको भौतिक विज्ञान, फिजिक्स देखने को मिलता है, फिजिक्स देखने मिलता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का बल, ये तो पर्यावरण में ही तो देखने मिलता है। न्यूटन ने भी खोज पर्यावरण में तो की थी, उसके सर पे आके सेब गिरा था तो उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो भाई भौतिक विज्ञान पर्यावरण से ही तो जुड़ा हुआ है। दूसरा, पर्यावरण में रसायन विज्ञान, हमारे पर्यावरण में, प्रकृति में अनेक प्रकार के रसायन, केमिकल्स मिलते हैं, जिससे कई लोगों की स्वास्थ्य ठीक भी किया जाता है, कई प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं, और कई बार इससे स्वास्थ्य खराब भी होता है, इसका प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव भी पड़ता है। तो रसायन विज्ञान भी किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से। पुराने जमाने में शरीर ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि जड़ी बूटी से बनती थी, उसमें अनेक प्रकार के रसायन पाए जाते थे, प्राकृतिक रसायन। तो भाई रसायन विज्ञान भी इसी पे तो आधारित है। तीसरा, पर्यावरण एवं गणित। भाई पर्यावरण, गणित में हम जो कुछ पढ़ते हैं वो हमारे पर्यावरण में चारों तरफ मौजूद है, हम उन्हें देख पाते हैं। वही पर्यावरण में भी इसका बहुत महत्व है, गणित का भी। तो पर्यावरण के रूप में विज्ञान और पर्यावरण एक आपस में संबंधित है, जुड़े हुए हैं, ये बताया गया। तो कैसे बताएंगे, तो ऐसे, पर्यावरण एवं भौतिक विज्ञान, पर्यावरण एवं रसायन विज्ञान, पर्यावरण एवं गणित। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव जीवन में पर्यावरण का महत्व बतलाइए। मानव जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है, तो भाई हम इंसानों का जो पूरा जीवन ही है वो पर्यावरण के ऊपर आधारित है। भाई पर्यावरण से मिलने वाली चीजों से, पर्यावरण में पाई जाने वाली चीजों से ही हमारा जीवन यापन होता है। हम खेती करते हैं पर्यावरण में, जल देते हैं, खेतों में सिंचाई करते हैं, मिट्टी की उर्वरता इस्तेमाल करते हैं, धूप का इस्तेमाल करते हैं, यानी पर्यावरण से ही हमें भोजन मिलता है। पर्यावरण से लकड़ी से हम घर बनाते हैं, भाई तो पत्थर, लकड़ी, ईंट, गिट्टी, रेती, है ना, तो ये सब कुछ जो है पर्यावरण से ही है। तो हमारा आवास रहने का, हमारा खाने का, हमारा पीने का, हमारा जीवन ही संपूर्ण किस पे आधारित है भाई, पर्यावरण पे आधारित है। तो पर्यावरण का क्या महत्व होंगे भाई मानव जीवन में, तो आप पूरा लिख सकते हो बहुत सारा, है ना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता बतलाइए। पर्यावरण शिक्षा क्यों जरूरी है, भाई पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो भाई अगर किसी हमारी जरूरी चीज का नुकसान हो रहा है तो भविष्य में हमको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बातें छात्रों को समझ में आनी चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी को समझ में आना चाहिए, पूरे देश विश्व में जागरूकता फैलनी चाहिए। इसलिए पर्यावरण शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है और पर्यावरण शिक्षा को शामिल करना चाहिए पाठ्यक्रम में। जी हाँ, तो पर्यावरण शिक्षा नहीं देंगे तो पर्यावरण क्यों महत्वपूर्ण है, पर्यावरण को क्यों बचाना है, उसका नुकसान कैसे हो रहा है, उस नुकसान को कैसे रोकना है, ये सब बातें कभी पता नहीं चलेगी। तो पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण की आवश्यकता
आवश्यकता है कि हम पर्यावरण शिक्षा को शामिल करें पाठ्यक्रम में और ये पढ़ाएं बच्चों को, तो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल भी है, आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो ये हो गए सबसे महत्वपूर्ण 17 क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये 17 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाएंगे। इनकी पूर्ण संभावना की परीक्षा में आएंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ, आप चाहें तो इसे रोक कर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इन्हें इन प्रश्नोत्तरों को कंठस्थ कर लीजिए। इनको पढ़कर आपको कुल 15 अंक, सॉरी 10 अंक, जी हाँ इस इकाई से 10 अंक आवंटित है, बाकी इकाई 15 की है, तो इस इकाई 1 से 10 अंक मिल सकते हैं अगर आप ये पूरी वीडियो देख ले 25 मिनट की, 24 मिनट की। तो जी हाँ, तो इस वीडियो में आपने अभी तक जो भी देखा वो आपको डीएलएड की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, आपको पूरे अंक दिलाकर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात करी इस वीडियो में इसके अंक विभाजन की, इस इकाई 2 पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात की। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और अगली इकाई के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि चैनल पर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपको विविध कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो इन कोर्सेज जैसे भी फार्मा, डी फार्मा, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, डीएड, बीएड और साथ ही साथ रीड, एमपीटीटी, इन कोर्सेज में आप एडमिशन चाहते हैं, प्रवेश चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रवेश मिल जाएगा बहुत ही कम फीस में। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी एक विश्वसनीय संस्था है जो आप भारतवर्ष के बच्चों को प्रवेश दिलाती है अलग अलग विविध कोर्सों में। इन कोर्सेज में आप बहुत ही किफायती फीस में प्रवेश पाकर अपना सरकारी अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, साथ ही साथ उच्च पदों पर नियुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं हमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।